नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोगा उर्फ जीआरजी या डॉक्टर गोविंद राय गर्ग भी कहते हैं मेरे को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स। ज़्यादातर जगह पे इस टॉपिक को लिखा जाता है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, ठीक है, बट मैं वो वर्ड अवॉइड करता हूँ क्योंकि हाइपोलिपिडेमिया से ऐसे लगता है कि हमें सारे लिपिड को कम करना है, ठीक है, बट हमें पता है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है, उसको तो हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए डिसलिपिडेमिया वर्ड बेटर है, तो हम यूज़ करेंगे एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स। ओके, तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? मेन दवाइयाँ जो पढ़ेंगे स्टेटिन्स हैं, फाइब्रेट्स हैं, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स हैं, एजिटिमाइब है और नायासिन है, और इसके अलावा कुछ न्यू ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, स्टैटिन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है स्टैटिन्स। सबसे पहले स्टैटिन्स के कुछ के नाम लिख लेते हैं, जैसे अटोर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, सेरिवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन। तो कई कई सारे नाम हैं स्टैटिन्स के। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिन्स कैसे काम करते हैं, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये हमारा लिवर है, लिवर का मेन काम है कोलेस्ट्रॉल बनाना। तो लिवर कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाता है? ये कंपाउंड होता है HMG को ए, इसको लिवर कन्वर्ट करता है मिवेलोनेट में, और ये जो कंपाउंड है, ये जो एंजाइम है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इसका नाम है HMG को ए रिडक्टेज, और मिवेलोनेट फिर आगे जाके बना देता है कोलेस्टेरॉल। तो स्टैटिन्स जो हैं वो इस रेट लिमिटिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, दे इनहिबिट HMG को ए रिडक्टेज, तो लिवर कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाता। बट कहानी खत्म नहीं हुई, लिवर कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाया, बट लिवर कहता मुझे तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मैं बनाऊं चाहे नहीं बनाऊं, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अब लिवर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो लिवर खुद तो बना नहीं पा रहा, तो उसने क्या किया, लिवर ने अपनी सरफेस के ऊपर जो एलडीएल रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दिया। देयर इज अप रेगुलेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिवर। और एलडीएल रिसेप्टर का क्या काम है? एलडीएल रिसेप्टर जो ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, ये उसको उठा लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में पड़ा था, लिवर ने उस कोलेस्ट्रॉल को उठा लिया, तो लिवर के पास कोलेस्ट्रॉल आ गया, बट फाइनली ब्लड में कम हो गया। क्लियर? तो ये फाइनल मैकेनिज्म है कि जैसे हमने स्टैटिन दिया, इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो जाएगा। स्टैटिन दिया तो लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, फिर कुछ दिनों में एलडीएल रिसेप्टर का नंबर बढ़ जाएगा, तब वो ब्लड से उठाएंगे, तब ब्लड में जाके कम होगा। क्लियर? तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिन्स जो होते हैं दे हैव मैक्सिमम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पोटेंशियल। सबसे ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां होती हैं स्टैटिन्स, ओरल ड्रग में से। ओके, अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करते, बाकी लिपिड्स पे भी फायदा करते हैं। मतलब दे ऑल्सो डिक्रीज वीएलडीएल, दे ऑल्सो डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड, एंड दे ऑल्सो इंक्रीज एचडीएल। ये सारे फायदे करते हैं, बट सबसे ज्यादा फायदा करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे। ठीक, स्टैटिन्स का ये तो हो गया मेन पॉइंट। इसके अलावा स्टैटिन्स हैव मेनी अदर बेनिफिशियल इफेक्ट्स विच आर कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स। क्या पाया गया है कि स्टैटिन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल तो कम करते हैं, उससे तो एथेरोस्क्लेरोसिस में फायदा होगा, हार्ट को फायदा होगा, बट स्टैटिन्स ने अपार्ट फ्रॉम डिक्रीजिंग लिपिड्स, उसके अलावा बहुत सारे और एक्शंस हैं जो सीवीएस को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को फायदा करते हैं। उन सारे एक्शंस को हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स। ऐसे कौन से एक्शन है जिससे हार्ट को फायदा होगा? तो उसको हम याद भी प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स के नाम से करते हैं। हम लिखेंगे प्लियोट्रोपिक, सो प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स।
प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स कौन से हैं स्टैटिन्स के? PL का मतलब है प्लाक स्टेबलाइजेशन, प्लाक स्टेबलाइजेशन। आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा कि अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जम गया, फिर वो रप्चर होता है। जब रप्चर होता है तो और चीजें उस पर आके जमा हो जाती हैं, तो प्लाक का साइज बढ़ जाता है। तो जब भी प्लाक रप्चर होता है तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये प्लाक को रप्चर ही नहीं होने देता, ये प्लाक को स्टेबल कर देते हैं, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है ई मतलब एंडोथीलियल डिसफंक्शन को रोकना। एंडोथीलियल डिसफंक्शन, हमें पता है कि एंडोथीलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड वेसोडाइलेटर होता है, बहुत सारे फायदे करते हैं। बट एथेरोस्क्लेरोसिस में एनओ रिलीज होना कम हो जाता है क्योंकि एंडोथीलियम डिसफंक्शन करने लगता, डैमेज हो जाता है, तो स्टैटिन्स उसको कम करते हैं। देन आई मतलब इन्फ्लेमेशन, तो स्टैटिन्स डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। ओ मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल डैमेज को रोकते हैं, स्टैटिन्स फ्री रेडिकल डैमेज को रोकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। एंड ट्रो मतलब थ्रोम्बोसिस, दे डिक्रीज दी थ्रोम्बोसिस, डिक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो ये सारे फायदे करते हैं हार्ट पे या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, अपार्ट फ्रॉम डिसलिपिडेमिया। ठीक, तो अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिन। ध्यान से सुनना, विच इज नॉट अ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट पूछा है। ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1 दे कॉज प्लाक स्टेबलाइजेशन, नंबर 2 दे डिक्रीज एंडोथेलियल डिसफंक्शन, नंबर 3 दे डिक्रीज इन्फ्लेमेशन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंड नंबर 4 दे डिक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो कोई भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाला आंसर मार्क नहीं करता, वो सोचते हैं ये तो करता ही है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर वही होता है। रिमेंबर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम तो करते हैं, बट उसको प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट थोड़ी कहते हैं, वो तो मेन एक्शन है। तो मेन एक्शन इज टू डिक्रीज एलडीएल, बट एक्स्ट्रा एक्शंस आर कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नाउ स्टैटिन्स के बारे में सबसे पहले नाम में ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, और चारों दवाइयां ऑप्शन में स्टैटिन्स लिखे होते हैं। तो हमें स्टैटिन्स के नाम में ढूंढना है, क्योंकि कुछ ऐसी स्टैटिन्स भी हैं जिनका नाम स्टैटिन में खत्म होता है बट वो एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर नहीं है, जैसे सीलास्टैटिन, नाम स्टैटिन में खत्म होता है बट ये स्टैटिन नहीं है। पेंटोस्टैटिन, ये एंटी कैंसर ड्रग है, ये भी स्टैटिन नहीं है। सोमैटोस्टैटिन सबको पता है, हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। तो देयर आर सम ड्रग्स विच एंड विद स्टैटिन बट दे आर नॉट एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो हमें स्टैटिन्स में कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा नाम में जिससे पता लग जाए कि ये स्टैटिन है या और ये स्टैटिन नहीं है। तो आपने क्या देखा कि सारी की सारी दवाइयां जो स्टैटिन में खत्म होती हैं उससे पहले एक कॉमन चीज आती है, क्या आती है? वा। तो स्टैटिन्स आर स्टैटिन्स ओनली इफ दे आर वा स्टैटिन्स। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं वावा स्टैटिन्स। ये ला स्टैटिन है, ये टो स्टैटिन है, ये स्टैटिन नहीं हो सकते। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, तो जो भी वा स्टैटिन है वो है और जो वा स्टैटिन नहीं है वो नहीं है। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम खास बातों पे। स्टैटिन्स जो हैं दे शुड बी गिवन इन लेट इवनिंग और नाइट। इवनिंग में या रात को देते हैं, क्यों? क्योंकि जो एचएमजी को ए रिडक्टेज एंजाइम जिसको इनहिबिट करते हैं ये, उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है रात के टाइम। तो हम चाहेंगे कि स्टैटिन का लेवल भी मैक्सिमम रात के टाइम हो, तो इनका मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। बट ये जो पहले दो स्टैटिन हैं, अटोर्वास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन, दे आर वेरी लॉन्ग एक्टिंग स्टैटिन, इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी है। तो दैट मीन्स अगर इनको हमने सुबह भी दिया तो भी रात तक बहुत बड़ा रहेगा। तो इन दो स्टैटिन्स को दिन में कभी भी दे सकते हैं, बाकी सारे स्टैटिन्स इवनिंग में या रात को देने हैं। और रोजुवास्टैटिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टैटिन। रोजुवास्टैटिन जो है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टैटिन है। ओके, तो पहली चीज हो गई स्टैटिन्स को इवनिंग में या रात को देना है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट। फायदे तो हमने पढ़ लिए, स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो है वो है मायोपैथी। स्टैटिन से मायोपैथी हो सकती है। मायोपैथी को चेक कैसे करते हैं? बाय चेकिंग द लेवल ऑफ सीपीके एंजाइम। तो रेगुलरली हमें सीपीके लेवल मॉनिटर करने चाहिए। अगर ये एलिवेटेड है मतलब मायोपैथी स्टार्ट हो गई है। तो स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी इज द मेजर प्रॉब्लम, और ये मायोपैथी के चांस जो हैं वो कुछ कंडीशन में बढ़ जाते हैं। किस में बढ़ जाते हैं? अगर स्टैटिन के साथ आपने जेम फाइब्रोजिल दे दिया,
फाइब्रेट्स दे दिए, फाइब्रेट जो हैं वो भी मायोपैथी करते हैं, तो अगर स्टैटिन के साथ दिए तो मायोपैथी का चांस बढ़ जाएगा। और दूसरा है एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर स्टैटिन के साथ आपने कोई माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर दे दिया, रिमेंबर स्टैटिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4, तो अगर एंजाइम इनहिबिटर दे दिया तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, मायोपैथी का चांस बढ़ जाएगा। तो एंजाइम इनहिबिटर्स में आपको दो मेजर याद करने हैं, एक है क्लेरिथ्रोमाइसिन और दूसरा है इट्राकोनाजोल। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन या इट्राकोनाजोल अवॉइड करना है स्टैटिन्स के साथ, अदरवाइज देयर इज रिस्क ऑफ मायोपैथी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन याद करनी है आपको, स्टैटिन्स के साथ मायोपैथी का चांस बढ़ जाता है। ठीक, अब मायोपैथी के अलावा स्टैटिन्स कैन कॉज लिवर डैमेज, हिपैटोटॉक्सिसिटी, ऑल्दो बहुत कम लोगों में मिलता है बट लिवर डैमेज कर सकते हैं स्टैटिन्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है स्टैटिन्स का, ये कॉज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। बट इसमें खास बात क्या है कि अगर किसी को डायबिटीज है और डिसलिपिडीमिया है तो हमें स्टैटिन देना है। क्यों देना है? क्योंकि एक तो स्टैटिन डिसलिपिडीमिया कंट्रोल करेंगे, दूसरा डिसलिपिडीमिया के अलावा भी डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट डिजीज होने के चांस और ज्यादा रहते हैं, तो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट भी फायदा करेंगे। सो स्टैटिन शुड बी गिवन टू अ डायबिटिक पेशेंट, रोकना नहीं है, बट हमें एंटी डायबिटिक ड्रग की डोज को एडजस्ट करना है, शुगर को कंट्रोल रखना है। ओके, तो स्टैटिन्स के मेजर तीन साइड इफेक्ट है, मायोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ये तीन मेजर साइड इफेक्ट हो गए। अब स्टैटिन्स के बारे में खास बात क्या है कि हमने बताया स्टैटिन CYP3A4 से मेटाबोलाइज होते हैं, इसलिए ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं। बट दो इंपॉर्टेंट स्टैटिन्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म इनसे बहुत कम होता है, एक है प्रावास्टैटिन और दूसरा है रोजुवास्टैटिन। तो प्रावा और रोजुवास्टैटिन में सबसे कम ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं एज कंपेयर टू अदर स्टैटिन्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिविजुअल स्टैटिन्स के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रोजुवास्टैटिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टैटिन, देन सिम्वास्टैटिन और लोवास्टैटिन जो हैं इनका मैक्सिमम CNS पेनिट्रेशन होता है, जिस CNS में सबसे ज्यादा एंटर करते हैं लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। आप कैसे याद करोगे? आपने DDLJ देखा है सबने, तो इसमें लिखा है सिम मतलब सिमरन, लोवा मतलब लव। तो सिमरन का जो लव है, जो प्यार है, वो सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है मतलब ब्रेन में चला जाता है। तो सिम्वास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन हैव मैक्सिमम CNS पेनिट्रेशन। ठीक है, अब ये जो बच गया प्रावास्टैटिन, इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट करने हैं। प्रावास्टैटिन, एक पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रावास्टैटिन का CYP3A4 से मेटाबॉलिज्म सबसे कम होता है। ठीक है, लीस्ट मेटाबॉलिज्म विद CYP3A4, तो इसका मेटाबॉलिज्म CYP मीडिएटेड नहीं है। दूसरा मील्स, M फॉर मील्स, ज्यादातर स्टैटिन्स का अब्जॉर्प्शन खाने से बढ़ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ज्यादातर दवाइयों में हम पढ़ते हैं कि खाने के साथ नहीं लेनी है क्योंकि अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, बट स्टैटिन्स का अब्जॉर्प्शन खाने से बढ़ जाता है। स्टैटिन्स अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड, बट प्रावास्टैटिन का नहीं होता। तो प्रावास्टैटिन कैन बी गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ मील्स, खाने से अब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं होता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रावास्टैटिन हैज मिनिमम रिस्क ऑफ मायोपैथी, मायोपैथी का रिस्क सबसे कम होता है अमंग दी स्टैटिन्स। ठीक है, तो 3M कम है प्रावास्टैटिन में, मेटाबॉलिज्म CYP3A4 से कम है, मील्स के साथ इंटरेक्शन कम है और मायोपैथी का रिस्क कम है। ठीक, सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द इंडिविजुअल स्टैटिन्स आल्सो। तो हमारी पहली दवाई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी स्टैटिन्स, वो फिनिश हो गई। ठीक, अब हम दूसरी दवाई पे आते हैं, इसका नाम है एजिटिमाइब, एजिटिमाइब। अब ये काम कैसे करती है? हमारा जो GIT है, जब हमने डाइट में कोई भी कोलेस्ट्रॉल खाया, डाइट में कोलेस्ट्रॉल खाया, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है अब्जॉर्ब होके ब्लड में आना चाहिए। इस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एक प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज नाइमन पिक लाइक 1C1 प्रोटीन, नाइमन पिक लाइक 1C1 प्रोटीन, ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एजिटिमाइब जो होता है वो इस प्रोटीन को इनहिबिट कर देता है।
तो जब ये प्रोटीन इनहिबिट हो गई तो कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन रुक गया। तो एजिटिमाइब इज इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को रोकता है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिवर को तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए। जब जीआईटी से अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है, पहुंच नहीं पाएगा लिवर तक। तो लिवर में जब कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो लिवर क्या करेगा, वो लिवर एलडीएल रिसेप्टर का नंबर बढ़ा देगा। जब एलडीएल रिसेप्टर का नंबर बढ़ गया तो उसने ब्लड से उठा लिया, तो फाइनली ब्लड में कम हो जाएगा। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने किसी पेशेंट को स्टैटिन देना शुरू किया तो लिवर ने कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाया, क्योंकि एचएमजी को ए रिडक्टेज इनहिबिट हो गया, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया। अब लिवर में जब बनना बंद हो गया तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से एन नाइमन-पिक लाइक प्रोटीन जो है उसका लेवल बढ़ गया, तो दैट मींस इंटेस्टाइन से ज्यादा अब्जॉर्ब होने लग गया। क्लियर। तो जब लिवर नहीं बना पा रहा तो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो स्टैटिन्स का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आ पाता, टॉलरेंस होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जीआईटी से ज्यादा अब्जॉर्ब होने लग गया। सिमिलरली अगर हम एजिटिमाइब देंगे तो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो लिवर में एचएमजी को ए रिडक्टेज इंड्यूस हो गया, तो लिवर ने ज्यादा बनाना शुरू कर दिया। क्लियर। तो दो जगह से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, एक लिवर से एक जीआईटी से। अगर लिवर वाला रोक दिया तो जीआईटी से ज्यादा आने लग जाता है, अगर जीआईटी वाला रोक दिया तो लिवर ज्यादा बनाने लग जाता है। तो इसलिए अकेली अकेली दवाई देने से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। बट अगर हमने दोनों दे दी, दैट मीन्स स्टैटिन भी दे दिया और एजिटिमाइब भी दे दिया, तो इनके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स भी नहीं आएंगे, तो जो टॉलरेंस आ रही थी उसको रिवर्स कर सकते। ओके, सो दैट इज एजिटिमाइब। देन तीसरी दवाई जो है वो है फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स एग्जाम्पल हैं फाइब्रेट की, क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, बेजाफाइब्रेट एंड जेमफाइब्रोजिल। जिसके भी नाम में फाइब्रेट या फाइब्रो आता है तो वो फाइब्रेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। इनमें खास बात क्या है कि ये दवाइयां PPAR अल्फा करके एक रिसेप्टर होता है जो उसको स्टिमुलेट करती है, PPAR अल्फा को स्टिमुलेट करती है। और PPAR अल्फा जब स्टिमुलेट होता है तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम से ही पता है कि ये लिपिड को तोड़ता है। बेसिकली इट कॉज ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, तो जब ये ज्यादा होगा तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा टूटेंगे। सो दैट्स वाई फाइब्रेट जो हैं दे हैव मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग पोटेंशियल। सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड कम करने वाले फाइब्रेट होते हैं। सबसे ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कौन से होते हैं? स्टैटिन्स। सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड कम कौन करता है? फाइब्रेट्स। नाउ फाइब्रेट में दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। पहला, फाइब्रेट जो हैं दे इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोपैथी, इन पर्टिकुलर जेमफाइब्रोजिल। तो स्टैटिन्स के साथ हमें अवॉइड करना है जेमफाइब्रोजिल को, मायोपैथी का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा, स्टैटिन्स जो हैं वो गाल स्टोन्स कर सकते हैं, सॉरी नॉट स्टैटिन्स, फाइब्रेट्स जो हैं वो गाल स्टोन्स कर सकते हैं, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ गाल स्टोन्स। ओके, सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइब्रेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दवाई है उसका नाम है बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स। तो अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें तो बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट मतलब बन गया बाबा, इनको कहते हैं बाबा ड्रग्स। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? एग्जाम्पल्स हैं कोलिस्टाइरामिन, कोलिस्टीपोल एंड कोलिसिवालाम। कोलिस्टाइरामिन, कोलिस्टीपोल एंड कोलिसिवालाम, दे आर बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये हमारा जीआईटी है, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूोडेनम हो गया, इंटेस्टिन्स हो गए, ये हमारा ब्लड है, यहां पे लिवर है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट आती है, ड्यूोडेनम में ओपन होती। ठीक, तो अब क्या हुआ, लिवर ने बाइल एसिड्स बनाई। सपोज बाइल एसिड जो थी वो ये थी, ये बाइल एसिड, लिवर ने बाइल एसिड बनाई। अब ये जो बाइल एसिड्स हैं ये गॉल ब्लैडर में सिक्रीट हुई,
और बाइल डक्ट के थ्रू वो ड्योडेनम में आ गई, जीआईटी में आके अब ये बाइल एसिड जो है इंतजार कर रही। अब हमने डाइट में कुछ खाना खाया, डाइट में खाना खाया, उसमें जो लिपिड्स थे वो स्टमक के थ्रू आते आते ड्योडेनम में आ गए। अब ड्योडेनम में आए तो वो बाइल एसिड से बाइंड कर गए, बाइल एसिड से बाइंड कर गए। अब जब बाइल एसिड और फूड बाइंड किया तो ये यहां से जाके अब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में आ गया। तो ब्लड में आ गया बाइल एसिड विद फूड मॉलिक्यूल, ठीक। तो इसमें ब्लड में आने के बाद इस फूड मॉलिक्यूल को यहां पे फ्री कर दिया, तो फूड मॉलिक्यूल यूज हो गया हमारा, और जो बाइल एसिड था उसको हमने लिवर में सिक्रीट कर दिया। फिर लिवर से वापस गॉल ब्लैडर में आया, गॉल ब्लैडर से फिर ड्योडेनम में आया, फिर उसने एक नया फूड का मॉलिक्यूल उठाया, उसको ऑब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दी, फिर से वापस जाके लिवर में सिक्रीट हो गया, फिर गॉल ब्लैडर में चला गया, बाइल डक्ट के थ्रू ड्योडेनम में आया, एक और फूड का मॉलिक्यूल लिया, उसको छोड़ दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इसको एक बेसिकली टैक्सी ड्राइवर की तरह काम करें। बाइल एसिड जो है टैक्सी ड्राइवर है, इन्होंने एयरपोर्ट पे, हमारा ड्योडेनम एयरपोर्ट है, वहां पे जाके टैक्सी पार्क कर दी। फूड जो है वो पैसेंजर है, तो पैसेंजर को बैठाया, बैठाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ा, डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया, फिर वापस जाके उसने वहां पार्क कर लिया, फिर से दूसरे पैसेंजर को बैठाया, फिर उसको डेस्टिनेशन पे छोड़ा, फिर पार्क कर दिया। क्लियर? इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? एंटीरो हेपेटिक साइक्लिंग। तो नाम से क्या पता लग रहा है? एंटीरो मतलब इंटेस्टिन, हेपेटिक मतलब लिवर, लिवर और इंटेस्टिन में साइकिल चल रहा है। इसका फायदा क्या है कि एक ही बाइल एसिड कई सारे फूड के मॉलिक्यूल को ला पाएगी। क्लियर? अब हमने दे दी बाबा, नाम से क्या पता लग रहा है? बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट। तो ये बाइल एसिड को बाइंड करेंगे। तो हमने जब बाबा ओरली दी, अब ये बाबा है, बाबा है, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट है। जब हमने ओरल दिया तो ये ड्योडेनम में आया, ड्योडेनम में इसने देखा कि टैक्सी ड्राइवर खड़ा है अकेला, वेट कर रहा है पैसेंजर की, तो इसने क्या हुआ? इसने बाइल एसिड को ही बाइंड कर लिया, टैक्सी ड्राइवर को ही बाइंड कर लिया, और इंस्टेड ऑफ अब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये फीसस में बाहर निकल गया बाइल एसिड्स को लेके। तो बेसिकली बाबा क्या करता है? बाबा टैक्सी ड्राइवर को भगा के ले जाता। अब जब बाबा टैक्सी ड्राइवर को भगा के ले गया तो बॉडी में बाइल एसिड्स की कमी हो गई, और जैसे ही बाइल एसिड की बॉडी में कमी हुई तो लिवर कहता मैं हूं ना, तो लिवर ने अपना जितना भी कोलेस्ट्रॉल था वो बाइल एसिड बनाने में कंज्यूम कर दिया। जब लिवर का कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड बनाने में कंज्यूम हो गया तो लिवर कहता मेरे पास तो कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे विटामिन बनाने हैं, मुझे बहुत सारी चीजें और बनानी है, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने हैं, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। तो क्या करेगा लिवर? लिवर ने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का नंबर बढ़ा दिया, तो उन्होंने ब्लड से कोलेस्ट्रॉल उठा लिया। क्लियर? तो फाइनली ब्लड से ही जाएगा लिवर में, तो एंटी डिसलिपिडेमिक इफेक्ट आ गया। ठीक, तो इन दवाइयों का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या दिखा आपको? फायदा ये दिखा कि बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट कभी ब्लड में आए ही नहीं, वो जीआईटी में आए, वहीं से बाइल एसिड से बाइंड किए और वहीं से बाहर निकल गए, वो तो कभी ब्लड में आए ही नहीं। उन्होंने लिपिड्स भी कम कर दिए बट ब्लड में आए ही नहीं। तो जब ब्लड में आई नहीं तो साइड इफेक्ट के चांस भी बहुत कम होंगे। तो मेन फायदा ये है कि बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट बहुत सेफ होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिसलिपिडीमिया इन चिल्ड्रन एंड इन प्रेगनेंसी। बच्चों में और प्रेगनेंसी में एंटी डिसलिपिडेमिक ऑफ चॉइस आर बाबा, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स। ओके, बट इनमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो बाइल एसिड्स होती हैं, नॉर्मली बाइल एसिड जो होते हैं दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन में इनहिबिटर्स होते हैं वो। तो अगर बाइल एसिड की कमी होगी, जब हमने बाबा दिया तो बाइल एसिड तो भाग गए, और जब बाइल एसिड कम हो गए तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट आ नहीं पाएगा, तो मतलब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो बाबा ड्रग्स का जो मेजर साइड इफेक्ट है दैट इज हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, और अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? पैनक्रिएटाइटिस। सो बाबा ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया ड्यू टू रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। क्लियर? अब ये जो दो दवाइयां हैं, 3 दवाइयां, इनमें से जो नाम से पता लग जाएगा सबका नाम कोली से स्टार्ट हो रहा है। कोली, लाइक कोलीलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, कोली मतलब बाइल, तो नाम से पता लग गया ये बाबा है, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स।
तो कोलिस्टाइरामिन, कोलेस्टिपोल, कोलिस्टिवालाम जो हैं ये बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स हैं। इनमें से जो पहली दो दवाइयां हैं कोलिस्टाइरामिन और कोलेस्टिपोल, इनका पाउडर आता है, बट वो जो पाउडर है वो पैलेटेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पाउडर को पानी में घोल के रख दिया, 10-12 घंटे पड़ा रहने दिया। तो यूजुअली हम रात को घोल के रख देते हैं और सुबह उठ के पी लिया, ठीक है। पैलेटेबल नहीं है इसलिए करते हैं। बट जो कोलिसिवालाम है वो टैबलेट की फॉर्म आता है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दी बाबा ड्रग्स, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो इस ग्रुप की लास्ट दवाई है वो है नायासिन। नायासिन क्या है? नायासिन सिंपली विटामिन B3, और विटामिन B3 हमें पता है कि इजीली अवेलेबल है और ये सस्ता भी है। तो नायासिन इज अ चीप ड्रग। तो ऊपर से क्या फायदा है कि इट हैज मैक्सिमम HDL कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज पोटेंशियल। सबसे ज्यादा HDL को इंक्रीज वाला पोटेंशियल है नायासिन का। इसके अलावा नायासिन जो है इट कैन ऑल्सो डिक्रीज लाइपोप्रोटीन ए। लाइपोप्रोटीन ए सबसे ज्यादा एथ्रोजेनिक लाइपोप्रोटीन होती है, कोई भी दवाई कम नहीं कर पाती, नायासिन इसको भी करती है। तो नायासिन सस्ती है, नायासिन सबसे ज्यादा HDL बढ़ाती है, नायासिन लाइपोप्रोटीन ए को भी कम करती है, बट फिर भी नायासिन हम कॉमनली यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट करती है। क्या साइड इफेक्ट करती है? इसका साइड इफेक्ट होते हैं फ्लशिंग और इचिंग। इचिंग और फ्लशिंग करती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन साइड इफेक्ट से आदमी मर जाएगा? ऑब्वियसली नहीं मरेगा, बट अगर किसी आदमी को पता है कि एक छोटी सी गोली खाता हूं और दिन भर खुजाता रहता हूं, तो वो क्यों खाएगा? ज्यादातर लोग खाना छोड़ देते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं हम कंप्लायंस लिमिटिंग साइड इफेक्ट, कंप्लायंस लिमिटिंग साइड इफेक्ट्स। फिर हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दवाई इतनी बढ़िया है, छोटे से साइड इफेक्ट के कारण आदमी नहीं ले रहा। तो हमने इसका रिसर्च किया तो पता लगा ये क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि नायासिन प्रोस्टाग्लैंडिन D2 को रिलीज करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लशिंग और इचिंग के लिए। तो फिर हमने इलाज ढूंढ लिया। क्या इलाज ढूंढा कि हम क्या करेंगे, एस्प्रिन दे देंगे। एस्प्रिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना रोक देगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो इचिंग नहीं होगी। फिर हमने एक और दवाई बनाई जो स्पेसिफिक इसके लिए है, उस दवाई का नाम है लैरोपाइप्रेंट। लैरोपाइप्रेंट, लैरोपाइप्रेंट जो है वो क्या है, नाम में लिखा है इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। PR मींस प्रोस्टाग्लैंडिन D2, AN मतलब एंटागोनिस्ट। ये प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंटागोनिस्ट है और नाम में लिखा है इट कैन बी गिवन ओरली, ORAL ओरल। तो लैरोपाइप्रेंट स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए यूज करते हैं टू स्टॉप द नायासिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग और इचिंग। तो नायासिन का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट था फ्लशिंग, इचिंग। इसके अलावा नायासिन कैन कॉज हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड भी बढ़ाता है, हाइपर यूरिसीमिया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो है इट कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में अवॉइड करते हैं। और बहुत बहुत रेयर साइड इफेक्ट है इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी। नायासिन कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी इन सम पीपल। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नायासिन के बारे में। क्विकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिपिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम LDL कोलेस्ट्रॉल कौन कम करता है? यस, इट इज स्टैटिन्स। मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड कौन कम करता है? यस, इट इज फाइब्रेट्स। और मैक्सिमम HDL कौन बढ़ाता है? इट इज नायासिन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए इन दवाइयों के बारे में। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे जो न्यू ड्रग्स हैं। डिसलिपिडीमिया के लिए कुछ नई ड्रग्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और नई ड्रग्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे PCSK9 इनहिबिटर्स। सबसे पहले ये PCSK9 है क्या? इसका पूरा नाम है प्री प्रोटीन कन्वर्टिन सब्टिलाइसिन कैक्सिन टाइप 9। नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है ये करता क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, ये हमारा लिवर है, ये हमारा ब्लड है।
तो ब्लड में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था उसको लिवर ने उठाया। कैसे उठाया? विद द हेल्प ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स। एलडीएल रिसेप्टर्स जो सरफेस पे थे लिवर की, उन्होंने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को उठा लिया, लिवर में पहुंचा दी। तो एलडीएल रिसेप्टर का काम है कोलेस्ट्रॉल उठाना। बट कुछ टाइम के बाद एलडीएल रिसेप्टर भी तो रेस्ट करेंगे ना। तो एलडीएल रिसेप्टर लिवर की सरफेस के नीचे जाके यहां पे रेस्ट करने बैठ गए। ठीक, अब इधर से PCSK9 आया। PCSK9 एलडीएल रिसेप्टर को कहता है कि चलो यार घूम के आते हैं, रेस्ट तो बहुत कर लिया। तो एलडीएल रिसेप्टर को बहला फुसला के घुमाने ले गया। अब एलडीएल रिसेप्टर को घुमाते 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 अंदर ले गया और वहां इसने क्या किया, जाके लाइसोसोम में छोड़ दिया। लाइसोसोम के अंदर एलडीएल रिसेप्टर को छोड़ दिया। अब लाइसोसोम करेगा क्या? वो एलडीएल रिसेप्टर को तोड़ देगा। तो एलडीएल रिसेप्टर का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो बेसिकली PCSK9 एलडीएल रिसेप्टर को तोड़ने में हेल्प करता है। तो अगर हमने PCSK9 को इनहिबिट कर दिया, इसके काम को रोक दिया, तो एलडीएल रिसेप्टर नहीं टूटेंगे। अगर वो नहीं टूटेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, तो वो ब्लड से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उठा लेंगे, तो डिसलिपिडेमिया ठीक हो जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। तो दो तरह की दवाइयां हैं, एक जो फॉर्मेशन को रोके, PCSK9 की फॉर्मेशन को रोके, दूसरा जो PCSK9 के एक्शन को रोके। ठीक, या तो फॉर्मेशन रोक दो या एक्शन रोक दो। फॉर्मेशन रोकने वाली जो दवाई है उसका नाम है इनक्लीसिरान। इनक्लीसिरान, इसके नाम में ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इंटरफियरिंग RNA। जिस भी दवाई का नाम सिरान में खत्म होता है वो होती है स्मॉल इंटरफियरिंग RNA। इसका मतलब क्या है कि जो PCSK9 है उसको बनाने में भी एक RNA काम होता है। हमें पता है ना, पहले DNA से RNA बनता, RNA से प्रोटीन बनती। तो ये जो RNA है उसने बनाया होगा, तो हमने उस RNA को इनहिबिट कर दिया। जब वो RNA इनहिबिट हो गया तो इसका बनना बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इट इज अ स्मॉल इंटरफियरिंग RNA मॉलिक्यूल अगेंस्ट PCSK9। दूसरा, अगर PCSK9 बन गया तो हम उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे देंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा। और ये दवाइयां हमारी हैं एलिरोकुमैब एंड इवोलोकुमैब। एलिरोकुमैब और इवोलोकुमैब जो हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं अगेंस्ट PCSK9। तो ये तीनों की तीनों दवाइयां इंडिकेटेड किस कंडीशन में है? होमोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में। Both of these drugs groups, they are indicated in treatment of homozygous hypercholesterolemia. ओके, तो जो पहली नई स्ट्रेटजी है एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स की। देन दूसरा, हमारे पास एक दवाई है जिसको हम कहते हैं MTP इनहिबिटर। दवाई का नाम है लोमीटेपाइड। पहले हम बेसिक समझते हैं फिर से। हमारा जो लिवर होता है, लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बनते। ये बनने के बाद हमें ब्लड में भी तो भेजने हैं घुमाने के लिए। तो लिवर जो है ट्राइग्लिसराइड वगैरह को पैक कर देता है एक कंपाउंड में जिसका नाम है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अंदर ट्राइग्लिसराइड को पैक करना होता है, भरना होता है, और इसको भरने का काम होता है MTP का। MTP इज माइक्रोसोमल, T is triglyceride transport and P is प्रोटीन। ठीक, तो माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब यह है कि ये VLDL में ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, भरेंगे। ठीक, तो अगर हमने MTP को इनहिबिट कर दिया तो ट्राइग्लिसराइड इसमें भरेगा ही नहीं, और सिंपल लैंग्वेज में VLDL ही नहीं बनेगा, और अगर VLDL ही नहीं बना तो LDL नहीं बनेगा। क्लियर? तो डिसलिपिडेमिया ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो दवाई का नाम है लोमीटेपाइड। तो इसको आप याद कर सकते हो, नाम में लिखा है MI इज माइक्रोसोमल, T इज ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट एंड P इज प्रोटीन, I इज इनहिबिटर। या सिंपल लैंग्वेज में याद कर लो MTP इनहिबिटर है। ओके, तो ये होगी दूसरी स्ट्रेटजी हमारी डिसलिपिडेमिया के लिए। तीसरी दवाई जो है हमारी वो है मीपोप्रेस्टोल।
मिपोमर्सिन। मिपोमर्सिन, मिपोमर्सिन क्या है? बेसिकली क्या है, जो भी दवाई आर्सन में खत्म होती है, ये दवाइयां क्या होती हैं? दे आर एंटी सेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सिंपल फंक्शन क्या होता है कि आरएनए जो होता है, किसी भी कंपाउंड का आरएनए होता है जिसको भी हम रोकना चाहते हैं, उसके आरएनए के अगेंस्ट कोई चीज बना देते हैं ताकि वो आरएनए प्रोटीन ना बना पाए। ठीक है, उसको कहते हैं एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो आप नाम से कैसे याद कर सकते हो? सेन मीन्स सेंस, एंटीसेंस, एंड आर मीन्स आरएनए। आरएनए के अगेंस्ट एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बनाया है। ये किस कंपाउंड के अगेंस्ट बनाया है? इट इज अगेंस्ट ApoB100। तो ये ApoB100 जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, मतलब ApoB100 का बनना रोक देगी। तो जिस भी लाइपोप्रोटीन में ApoB100 होता है वो नहीं बनेंगे, तो एलडीएल वेलडीएल जिसमें भी होता है वो सारी बनना बंद हो जाएंगे। तो डिसलिपिडीमिया ठीक हो जाएगा। तो ये भी होमोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ड्रग है हमारी CETP इनहिबिटर। एग्जाम्पल है इसकी एनासीट्रैपिब। एनासीट्रैपिब। तो फिर से पहले हम समझते हैं, ये हमारा लिवर है, ये हमारा ब्लड है। नॉर्मली हमने बताया कि लिवर में जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह बना वो हमने VLDL में पैक कर दिया, VLDL में पैक कर दिए, और इस VLDL को हमने ब्लड में भेज दिया। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर इनटू द टिश्यूज, और अगर ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाए, टिश्यूज में ज्यादा पहुंच जाए, तो वो ब्लड वेसल वगैरह में जम जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती। तो दिस इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, लिवर में बना और उसने टिश्यूज में भेजा। ठीक, बट एक उल्टी चीज होती है कि टिश्यूज में जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, पर्टिकुलरली टिश्यूज में जो कोलेस्ट्राइल एस्टर है, उस कोलेस्ट्रॉल एस्टर को उठा के लिवर में वापस लाने का भी प्रबंध है। और वो क्या है कि लिवर बनाता है नेसेंट HDL। क्या बनाता है? नेसेंट HDL। वो बना के ये भेज देता है ब्लड में। वो ब्लड में जाके कोलेस्ट्रॉल एस्टर को बाइंड कर लेता है, तो बन जाता है HDL। HDL बन गया। तो इस HDL के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, कोलेस्ट्रॉल पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये HDL जो है ये लिवर में वापस आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को लेके वापस आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। मतलब HDL अच्छा है, HDL ब्लड वेसल का कोलेस्ट्रॉल उठा के लिवर में ले जा रहा है। तो अगर वापस ले जा रहा है तो मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस कम होगा, इसलिए हम कहते हैं कि HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ये वापस आ रहा था लिवर की तरफ, तो रास्ते में इसको मिल गए VLDL, LDL वगैरह, ये मिल गए। अब इन्होंने HDL को ऑफर दी, ऐसा करते हैं हम एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, तू हमें अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टर दे दे और हम तुम्हें अपना ट्राइग्लिसराइड देते। VLDL और LDL क्या कहते हैं HDL को कि तू हमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर दे दे, हम तुम्हें ट्राइग्लिसराइड देते हैं। तो अगर HDL इनकी बातों में आ गया तो जो कोलेस्ट्रॉल इसको लिवर में जाना था, लेके जाना था, वो लिवर में नहीं ले जा पाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल LDL वगैरह ले लेंगे और ये वापस जाके टिश्यूज में चले जाएंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो एक्सचेंज है LDL और HDL के बीच में, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइग्लिसराइड का जो ट्रांसपोर्ट है, ये एंजाइम करता है CETP। नाम क्या है? कोलेस्ट्राइल एस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर और ट्राइग्लिसराइड का जो ट्रांसपोर्ट है उसको करने का काम आता है CETP का। तो अगर हमने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, CETP को इनहिबिट कर दिया, तो ये इनकी आपस में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो HDL जो है वो फालतू की बातों में ना पड़ के सीधा लिवर में आएगा और कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। क्लियर? सो दैट इज CETP इनहिबिटर। तो दवाई का नाम है एनासीट्रैपिब, और एनासीट्रैपिब के नाम में लिखा ही है CETP इनहिबिटर। CETP इनहिबिटर है एनासीट्रैपिब। ओके, अब हम मूव करते हैं बिल्कुल लास्ट ड्रग पे। जो लास्ट ड्रग इस कैटेगरी में है उसका नाम है एवीनाकुमैब। एवीनाकुमैब बिल्कुल ही नई स्ट्रेटेजी से काम करता है।
क्या है नई स्ट्रेटेजी? ये एक प्रोटीन के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। किसके अगेंस्ट है? उसका नाम है एंजियोपोएटिन लाइक 3 प्रोटीन। एंजियोपोएटिन लाइक 3 प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है एंजियोपोएटिन लाइक 3 प्रोटीन, इसका नॉर्मल काम क्या है? नॉर्मल काम है 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करना। एक है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, दूसरा है एंडोथेलियल लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज का मेन काम होता है टू ब्रेक ट्राइग्लिसराइड्स। एंडोथेलियल लाइपेज का मेन काम होता है टू ब्रेक एचडीएल। तो नॉर्मली एंजियोपोएटिन लाइक प्रोटीन इन दोनों को रोकती है। दैट मींस ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को भी इनहिबिट करती है, एंडोथेलियल लाइपेज को भी इनहिबिट करती है। तो अगर हमने इसके काम को रोक दिया, हमने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दी जो इसके काम को रोक दे, तो दैट मींस लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और एंडोथेलियल लाइपेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज ज्यादा काम करेगा तो ट्राइग्लिसराइड टूटने शुरू हो जाएंगे, तो सीरम लिपिड्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एंडोथेलियल लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एचडीएल टूटना ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस एचडीएल कम हो जाएगा। क्लियर? तो जो एविनाकुमैब है ये सारे लिपिड कम करती है। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सबको तो कम करती है, ये तो हमें चाहिए था। बट ये एचडीएल को भी कम करती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है एविनाकुमैब। अब एविनाकुमैब में एक खास बात है जो बाकी किसी भी दवाइयों में नहीं। ज्यादातर दवाइयां जो भी हम यूज करते हैं फाइनली वो डिपेंड करती हैं एलडीएल रिसेप्टर पे। एलडीएल रिसेप्टर अगर ज्यादा होंगे तो लिवर ब्लड से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा उठाएगा, तो फाइनली सबका मैकेनिज्म घुमा फिरा के एलडीएल रिसेप्टर पे पहुंच जाता है। बट एविनाकुमैब का एलडीएल रिसेप्टर से कुछ लेना देना नहीं, इसका एलडीएल रिसेप्टर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली काम कर रही है, ये सीधा एंजाइम को कह रही है तू तोड़, इनका एलडीएल रिसेप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द लिपिड्स विदाउट अफेक्टिंग द एलडीएल रिसेप्टर्स। ओके, तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट डिसलिपिडेमिया के लिए ड्रग्स। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने स्टैटिन्स पढ़े थे जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, मैक्सिमम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं, बहुत सारे प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट मायोपैथी होता है और मायोपैथी का चांस 3 कंडीशन में बढ़ता है, जेमफाइब्रोजिल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इट्राकोनाजोल। ठीक, फिर हमने एज़ेटिमाइब पढ़ा था जो इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को रोकती है। हमने फाइब्रेट पढ़ा जिनका मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग पोटेंशियल होता है, बट इनका मेन साइड इफेक्ट होता है गाल स्टोन्स करना। उसके बाद हमने पढ़ा था बाबा ड्रग्स, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन। फिर हमने नायासिन पढ़ा था, मैक्सिमम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पोटेंशियल है बट फ्लशिंग और इचिंग हो जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। उसके बाद हमने न्यू ड्रग्स पढ़ी थी, न्यू ड्रग्स में इन पर्टिकुलर PCSK9 इनहिबिटर्स पढ़े थे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को टूटने से बचाते हैं, दवाइयां जैसे एलिरोकुमैब, इवोलोकुमैब वगैरह। और लास्टली बिल्कुल लास्ट में हमने एविनाकुमैब पढ़ा है जो कि एलडीएल रिसेप्टर के बिना काम करता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स। तो क्विकली हम एमसीक्यूज कर लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन अ पेशेंट ऑन रोजुवास्टैटिन थेरेपी? स्टैटिन्स में हमने 3 इंटरेक्शन याद करने को बोला था, एक जेमफाइब्रोसिल, दूसरा क्लैरिथ्रोमाइसिन, तीसरा इट्राकोनाजोल। तो आप ध्यान रख लो, इजी है, आंसर इज क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये एंजाइम इनहिबिटर है, CYP3A4 को इनहिबिट करेगा, स्टैटिन्स का लेवल बढ़ जाएगा, मायोपैथी हो जाएगी। ओके, विच ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग PCSK9? PCSK9 इनहिबिटर कौन सा था? इट वाज इवोलोकुमैब। इवोलोकुमैब। अटोर्वास्टैटिन तो स्टैटिन है, हमें पता है। एज़ेटिमाइब कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन रोकती है और लोमिटेपाइड जो है वो MTP इनहिबिटर है। ओके, विच एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग कैन लीड टू गाल स्टोन्स? गाल स्टोन्स किससे होगा? फाइब्रेट से होगा। फाइब्रेट्स कैन कॉज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ गाल स्टोन्स। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो मेरे टेक होम इंफॉर्मेशन क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि फेलियर और सक्सेस ये अपोजिट नहीं है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल हो गए तो सीखोगे तो आगे जाके इंप्रूव होगे, फिर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर से शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है। यू विल डेफिनेटली गेट दी सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।